Hello students, I am Hardik Sheta from सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक है द वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। आज हमें पढ़ना है वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स और उसके बाद टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स से। अब टॉपिक का नाम सुन के ही पता चल गया होगा कि रे ऑप्टिक्स कहाँ तक वैलिड है वो हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, एक हमें यहाँ पे कंडीशन डिराइव करनी है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो सके तब तक रे ऑप्टिक्स है वो वैलिड है। अदरवाइज आपको लाइट का जो नेचर है वो वेव सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सपोज यहाँ पे एक स्लिट है और वो जो स्लिट है उसकी विड्थ स्मॉल ए है। स्लिट की जो विड्थ है वो स्मॉल ए। अब सोचो, अगर यहाँ से लाइट पास हो रही है, ये स्लिट में से लाइट पास हो रही है और अगर वो लाइट हम अगर ऐसा एज्यूम कर सके कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, वो लाइट ऐसे ही स्ट्रेट ट्रैवल करती है, ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि ये रे ऑप्टिक्स यहाँ पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर लाइट ऐसे स्ट्रेट ट्रैवल करती है तो ही हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे रे ऑप्टिक्स एप्लीकेबल है। अगर हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है, अगर हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है तो फिर रे ऑप्टिक्स वैलिड नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यहाँ पे कंसिडर करें। देखो, आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो एरिया है, सॉरी ये जो विड्थ है, अगर यहाँ पे जो इमेज बनती है उसकी भी जहाँ पे मेन इंफॉर्मेशन है वो विड्थ सेम ए जितनी है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल की है। अगर वो इमेज की विड्थ आपको थोड़ी ज़्यादा मिले, सपोज ऐसे, तो हमें लगेगा कि इस लाइट है वो हर एक डायरेक्शन में ऐसे स्प्रेड हुई है, तो फिर यहाँ पे रे ऑप्टिक्स वैलिड नहीं है। ठीक है, चलो, तो जो इमेज होती है उसकी मेन इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है। एक होता है सेंट्रल मैक्सिमम, एक होता है सेंट्रल मैक्सिमम और उसके आसपास जो आता है वो होता है फर्स्ट मिनिमम। अब ये देखो, जो स्क्रीन है वो तो रेक्टेंगुलर एक प्लेन शीट होगी, तो उसके ऊपर जो आपको दिखाई देंगे वो क्या होंगे, सर्कल्स। ठीक है, मतलब स्क्रीन है वो कुछ इस तरह होगी। समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे ये जो है ये वाला पार्ट वो क्या है, फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जिसके अंदर इमेज की इंफॉर्मेशन होगी, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा वो ये है अपर फर्स्ट मिनिमम टू लोअर फर्स्ट मिनिमम तक। तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं सेंटर से बात करूँ तो कुछ एंगल बन रहा है, एक जाएगा अपर फर्स्ट मिनिमम पे, एक लाइन जाएगी लोअर फर्स्ट मिनिमम पे। ठीक है, और यहाँ का डिस्टेंस हम ले लेते हैं थीटा। रे ऑप्टिक्स वैलिड रहे उसके लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे फ्रॉनहोफर डिस्टेंस ZF। तो ये जो विड्थ है वो क्या होने वाली है,
तो थीटा इंटू जेड एफ, क्योंकि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, देन आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, तो थीटा इंटू जेड एफ। अब यहाँ पे थीटा क्या होगा, यहाँ पे थीटा क्या होगा, ये जो पूरा एंगल है वो क्या बनेगा, वो एंगल रहेगा अगर आप ले लो लैम्बडा, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला ले लो ए थीटा, और फर्स्ट मिनिमम के लिए एन लैम्बडा, मतलब लैम्बडा ही रहेगा, एन इक्वल टू 1 है, तो थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, लैम्बडा डिवाइड बाई ए। तो ये जो डिस्टेंस बनेगा वो लैम्बडा डिवाइड बाई ए इंटू क्या बनेगा, जेड एफ। जेड एफ क्या है, फ्रॉनहोफर डिस्टेंस। ठीक है, ओके ओके। तो अब ये डिस्टेंस जो है ए, और ये सेंट्रल मैक्सिमम, सॉरी यार मैंने यहाँ से जो डिस्टेंस लिया था ना वो एक्चुअली ऐसे होगा यहाँ तक, अदरवाइज वो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम हो जाएगा, तो मुझे लेना पड़ेगा एंगल 2 थीटा, ये थीटा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस रहेगा जेड एफ जितना। अब आप सोचोगे तो थीटा इक्वल टू लैम्बडा डिवाइड बाई ए क्यों लिया, तो वो भी सोचो, एक्चुअली 2 थीटा इक्वल टू 2 लैम्बडा डिवाइड बाई ए था। कहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखवाया था आपको, ये रहा 2 थीटा इक्वल टू 2 लैम्बडा डिवाइड बाई ए। तो ये था विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, मतलब अपर मिनिमम से लोअर मिनिमम तक था डिस्टेंस, बट मुझे चाहिए था इतना ही डिस्टेंस, तो ये हाफ हो गया। ओके, अब ये दोनों डिस्टेंस सेम होने चाहिए, ऐसा क्यों, क्योंकि तभी हम मान सकते हैं कि लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल की है। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या बनना चाहिए, तो ए इक्वल टू विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, सिर्फ सेंट्रल ब्राइट जो है उसी की विड्थ लेनी है, मतलब लैम्बडा डिवाइड बाई ए इंटू जेड एफ। तो जेड एफ मुझे लेना पड़ेगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्बडा, जेड एफ मुझे लेना पड़ेगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्बडा। ये कंडीशन है, अगर जो डिस्टेंस है वो इतना या तो इससे कम है, ठीक है, तब तक हम मान सकते हैं कि रे ऑप्टिक्स वैलिड है। ठीक है, तो जेड एफ को बोला जाएगा फ्रेजनल डिस्टेंस। ठीक है, जेड एफ को बोला जाएगा फ्रेजनल डिस्टेंस। क्लियर यहां तक? ओके, अभी हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल 10.1, what speed should a galaxy move with respect to us so that the sodium line at 589 nanometer is observed at 589.6 nanometer। अभी देखो, ये क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा डॉपलर इफेक्ट। सबसे पहले समझना है डॉपलर इफेक्ट। अब डॉपलर इफेक्ट में है क्या, तो सपोज एक कोई सोर्स है, ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। अब जब सोर्स किसी फिक्स वेलोसिटी के साथ ऑब्जर्वर की ओर आएगा या तो उससे दूर की ओर जाएगा, तब उसकी वेवलेंथ जो है वो चेंज होगी। सोर्स में से रिफ्लेक्टेड लाइट जो है उसकी वेवलेंथ चेंज होगी। कैसे चेंज होगी समझो, अगर ये सोर्स नेचुरली इतना वेव जनरेट करता है इन टाइम ड्यूरेशन टी, ठीक है, बट अगर वही सोर्स खुद मूविंग है, तो अगर मूव हो रहा है, मान लेते हैं अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर विथ वेलोसिटी v, तो होगा क्या, देखो यहाँ पे टी टाइम ड्यूरेशन में डिस्टेंस कवर किया होगा c इंटू टी, क्योंकि लाइट की स्पीड होती है c। अब ये सोर्स दूर जा रहा है, तो देखो ये जो पार्ट है, जो फर्स्ट ये जो इफेक्ट है ये पोजीशन की, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे सोर्स था तभी निकल चुकी थी, तो वो तो डिस्टेंस इतना कवर करेगी, कितना c इंटू टी। बट
साथ साथ सोर्स है उसने भी थोड़ा डिस्टेंस कवर किया और सोर्स पहुंच गया इधर कहीं पे। अब ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हुआ है वो सोर्स की वजह से हुआ है, तो सोर्स की वेलोसिटी v इंटू टाइम ड्यूरेशन t। तो अभी देखो वेव की जो वेवलेंथ क्रिएट होगी वो कुछ इस तरह होगी। सोर्स वेवलेंथ क्रिएट भी कर रहा था और खुद मूविंग भी था। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ हुई वो c प्लस वी इंटू टी हुई, वेवलेंथ इंक्रीज हुई। वेवलेंथ जब इंक्रीज होती है तो जो सोर्स है उसका जो कलर है वो रेड की ओर शिफ्ट होगा, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ये जो सिचुएशन है उसको बोला जाता है रेड शिफ्टिंग। और अगर सोर्स ऑब्जर्वर के नज़दीक आ रहा है तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो आप विबग्योर में देखो तो यहाँ पे रेड कलर की वेवलेंथ हाईएस्ट है और ये ब्लू कलर की वेवलेंथ थोड़ी कम है, और यहाँ पे ब्लू कलर को सिलेक्ट किया गया है। तो वेवलेंथ अगर डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है, सपोज उसका कलर येलो है तो वो धीरे धीरे आपको ग्रीन नज़र आएगा, और ज़्यादा स्पीड से ऑब्जेक्ट नज़दीक आ रहा है तो वो ब्लू दिखेगा। मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का कलर है वो ब्लू की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो ये प्रोसीजर को हम बोलेंगे ब्लू शिफ्ट। ठीक है, अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो रेड शिफ्ट, अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो ब्लू शिफ्ट। ठीक है, अब उसके लिए एक फॉर्मूला याद रख लो, डॉपलर इफेक्ट के लिए एक फॉर्मूला याद रख लो जिसमें आपको रिलेशन मिलेगा फ्रीक्वेंसी, मतलब अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस v रेडियल डिवाइड बाय c। अब डेल्टा एफ क्या होगा, तो फाइनल फ्रीक्वेंसी माइनस इनिशियल फ्रीक्वेंसी, या तो आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर माइनस इनिशियल फ्रीक्वेंसी मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वी रेडियल क्या है वो समझो। तो जो वी रेडियल है वो एक्चुअली जो सोर्स वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट है अलोंग द लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ओके, रिलेटिव टू ऑब्जर्वर है, रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। मतलब अगर वी रेडियल है, समझना अगर सोर्स है वो मूविंग है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो फिर वी रेडियल जो है उसकी साइन आएगी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमने वी रेडियल डिफाइन किया है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, वी रेडियल जो है वो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी या तो कंपोनेंट ऑफ स्पीड ऑफ सोर्स along the direction joining observer to the source relative to observer। क्लियर? चलो, अगर मैं बात करूँ ये चेंज इन वेवलेंथ की तो समझना डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल टू मुझे लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ डेल्टा लेमड़ा बाई लेमड़ा, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आते हैं व्हाट इज द स्पीड शुड ओके गैलेक्सी मूव टू अस विथ रिस्पेक्ट टू अस। मतलब यहाँ पे हमें फाइंड करना है वी रेडियल। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बन गए ऑब्जर्वर और गैलेक्सी यहाँ पे बन गई सोर्स। डेट द सोडियम लाइन एट दिस, मतलब लैम्बडा क्या है 589 नैनोमीटर, 589 नैनोमीटर इज ऑब्जर्व्ड एट 589.6, मतलब डेल्टा लैम्बडा क्या हो गया 0.6 नैनोमीटर। और सी तो हमें पता है, तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको कौन सा लगाना है फॉर्मूला, तो डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल टू माइनस ऑफ वी रेडियल
डिवाइड बाई सी, और डेल्टा एफ बाई एफ की जगह पे लिखना है माइनस ऑफ डेल्टा लैम्बडा बाई लैम्बडा इक्वल टू माइनस वी रेडियल डिवाइड बाई सी। यहाँ पे नेगेटिव तो कैंसिल आउट हो गया, तो वी रेडियल आपको मिल जाएगा और वो मिलेगा आपको +36306 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इतना आप कैलकुलेट कर लोगे। और वी रेडियल जैसे ही मिल जाए, अगर आपको पॉजिटिव मिले तो समझ लो कि गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम अस, और अगर नेगेटिव मिले तो समझ लो कि गैलेक्सी इज मूविंग टूवर्ड्स अस। तो यहाँ से पता चलेगा कि हमारी जो गैलेक्सी है वो एक्सपांड हो रही है या कंप्रेस हो रही है। ठीक है, चलो ये एग्जाम्पल 10.1, अभी 10.2 पे आते हैं। अभी देखो लॉजिकल क्वेश्चन है, फटाफट ये फिनिश करते हैं। व्हाट मोनोक्रोमेटिक लाइट, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट is incident on a surface separating two media, the reflected and refracted light both have the same frequency as the incident frequency. Explain why. ठीक है, लाइट जब एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तब, और जब उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट होके जाती है तब, मतलब रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्रैक्शन के लिए और इंसिडेंट लाइट के लिए, तीनों के लिए फ्रीक्वेंसी क्यों सेम रहती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको एटॉमिक लेवल पे सोचना पड़ेगा कि जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, यहाँ के जो एटम्स है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं इंसिडेंट लाइट की, और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से ही यहाँ के जो एटम्स है वो ऑसिलेट होते हैं अपनी मीन पोजीशन के आसपास। और हमें पता है कि ऑसिलेटिंग चार्ज है तो अपने आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेंगे, और जो प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनके पास भी सेम फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है f, तो ये जो ऑसिलेशन हो रहा है उसकी भी फ्रीक्वेंसी रहेगी f, और ऑसिलेशन की वजह से जो न्यू वेव प्रोड्यूस हुआ, जैसे कि ये रिफ्रैक्टेड वेव, तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी रहेगी f। सेम वे अगर लाइट रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस चलती है तब भी जो एटम्स का जो वाइब्रेशन है उसी फ्रीक्वेंसी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड होगा। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, एटम्स के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, रिफ्रैक्टेड लाइट की फ्रीक्वेंसी और रिफ्लेक्टेड लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम the speed decreases, does the reduction in the speed imply a reduction in the energy carried by the light wave। चलो यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हुई, उसका मतलब ये है कि एनर्जी है वो डिक्रीज हुई, तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सपोज आप बोलते हो कि ये ग्लास का स्लैब है, यहाँ से लाइट एंटर हो रही है, उसकी स्पीड थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जब रिफ्रैक्ट हुई तब स्पीड बन गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जब वापस बाहर निकली तब स्पीड बनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें लगेगा कि यहाँ पे एनर्जी जो है वो इनिशियल एनर्जी है, एनर्जी डिक्रीज हुई। डिक्रीज तो हुई, चलो मान लेते हैं कि ऑब्स्टेकल बीच में आया तो डिक्रीज हुई, तो वापस इंक्रीज थोड़ी ना हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि एनर्जी है वो वेलोसिटी या स्पीड के साथ डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे लाइट का कौन सा फॉर्म हमने लिया है, वेव नेचर, और वेव नेचर में जो एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करेगी, एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, तो आपको आंसर लिखना है नो एनर्जी कैरिड बाय अ वेव डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, नॉट ऑन द स्पीड ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, थर्ड देखो, इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। व्हाट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर। अब सिंपल सी बात है, इंटेंसिटी आई इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाई एरिया इंटू टाइम होता है, और फोटोन पिक्चर में एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, NHF, जहाँ पे HF क्या है,
एक फोटोन की एनर्जी, एच एफ क्या है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन ओनली। अब ये तो चेंज होती नहीं है, तो यहाँ पे जो चेंज होने वाला फैक्टर है वो क्या है, एन, मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसीलिए देखो जब हम इंटेंसिटी चेंज करते हैं तब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन है वो चेंज नहीं कर रहे हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम हम चेंज करते हैं। तो आपको आंसर लिखना है, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉसिंग एन यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, चलो यहाँ तक कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 10.3, टू स्लीट्स आर मेड 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away. What is the fringe separation when blue green light of wavelength 500 nanometer is used? एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो तो फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या है, लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये फॉर्मूला, ये वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल 10.3 एकदम इजी है। फ्रिंज स्पेसिंग बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी रख दो और आपको आंसर मिल जाएगा। अभी देखो एक और लॉजिकल क्वेश्चन है, एकदम इजी है, अच्छे से ध्यान देना। 10.4, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंज इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ड्यू टू ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस। जिसमें फर्स्ट आपको बोला गया है द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स। एकदम सिंपल सी बात है कि यहाँ पे देखो आपने क्या किया है, आपने सिर्फ कैपिटल डी डिस्टेंस इंक्रीज किया है। अब यहाँ पे सपोज ये डबल स्लिट है और यहाँ पे स्क्रीन है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे एक सर्टेन एंगल बन रहा है थीटा, और वो थीटा क्या होता है, लेमडा डिवाइड बाई स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। अब हम ये चेंज नहीं कर रहे, थीटा चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना तो लेमडा चेंज किया है ना तो स्मॉल डी। हमने क्या चेंज किया है, कैपिटल डी। मतलब हमने क्या किया है, हमने स्क्रीन को यहाँ पे कहीं पे शिफ्ट किया है। अब सोचो ये कैपिटल डी है, उसकी वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। डी से क्या बना रहे हैं, डी डैश। अब इससे होगा क्या, तो ये जो एंगुलर विड्थ है वो तो एज इट इज़ रहने वाली है, बट जो रियल विड्थ है वो देखो चेंज हो गई। पहले विड्थ इतनी थी, अभी विड्थ इतनी हो गई। तो आंसर देखो, एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि लेमडा डिवाइड बाई स्मॉल डी है, बट द एक्चुअल सेपरेशन ऑफ दिस फ्रिंज इंक्रीजेज इन प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द टू स्लिट्स। क्लियर? ओके, सेकेंड देखो, सेकेंड क्या है, द सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। अब हमने क्या किया, स्क्रीन वहीं पे रखी, बट हमने अभी जो वेवलेंथ यूज़ की थी वो शॉर्टर कर दी। अब वेवलेंथ डिक्रीज करा दी तो ये एंगल चेंज होगा। अब एंगल चेंज होगा तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे एंगल बनेगा, पहले जो एंगल था उससे कम एंगल। तो फिर आपको विड्थ जो मिलेगी वो अभी स्मॉल मिलेगी, क्योंकि अभी देखो हमने लैम्बडा चेंज किया तो थीटा चेंज हुआ, कैपिटल डी एज इट इज था, बट एक्चुअल जो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा, द सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज डिक्रीजेस। ठीक है। थर्ड देखो, द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स इज इंक्रीज्ड। तो देखो अभी लैम्बडा डिक्रीज नहीं किया, बट ये स्मॉल डी इंक्रीज किया, तब भी कंडीशन तो वही रही। थीटा डिक्रीज हुआ, थीटा डिक्रीज हुआ तो ये जो विड्थ है वो भी स्मॉल हो गई। आपको क्या लिखना है, सिर्फ द सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस
डिक्रीजेस। ओके, चलो। द सोर्स स्लीट इज मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लीट प्लेन। अब क्या बोल रहे हैं वो सोचो। जो सोर्स स्क्रीन है वो डबल स्लिट प्लेन के एकदम नज़दीक लेके आए तो कहाँ पे थी ऐसी कंडीशन? देखो ये है, ये जो है वो सोर्स स्लिट है और ये जो डबल स्लिट प्लेन है वो। अब इन दोनों के बीच में अगर हम डिस्टेंस कम कर दे तो उसमें क्या होगा? देखो, तो मैं आपको आंसर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक के हिसाब से, अच्छे से ध्यान देना। ये सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है वो तो वैसे भी निकल चुका है। चलो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज स्मॉल एस है वो साइज ऑफ सोर्स है, समझना, जो सोर्स की साइज है वो स्मॉल एस है, और दो प्लेन के बीच में कैपिटल एस का डिस्टेंस है। मतलब समझो, ये एक स्लिट थी, ये दूसरी, यहाँ पे हमारा मेन सोर्स था जिसकी साइज थी स्मॉल एस, और यहाँ पे दो सोर्सेज थे S1 एंड S2, उनके बीच में जो डिस्टेंस लिया है वो हमने लिया है कैपिटल एस। ओके, अब ये ध्यान में रखो कि स्मॉल एस डिवाइड बाय कैपिटल एस वो लेस देन क्या होना चाहिए? लैम्बडा डिवाइड बाय स्मॉल डी। क्योंकि अगर ऐसा होगा, ठीक है, तभी हम बोल सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तभी हम बोल सकते हैं कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रही है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रही है। ओवरलैप होगी तो क्या होगा? हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई नहीं देगी। इसलिए देखो टेक्स्ट बुक में एक स्टेटमेंट लिखा है, द कंडीशन स्मॉल एस डिवाइड बाई कैपिटल एस लेस देन लैम्बडा डिवाइड बाई स्मॉल डी शुड बी सेटिस्फाइड, अदरवाइज इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाई डिफरेंट पार्ट ऑफ द सोर्स ओवरलैप एंड नो फ्रिंजेस आर सीन। Thus, as s decreases, as ये s decreases मतलब ये डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन हम डिक्रीज करें तो द इंटरफेरेंस पैटर्न गेट लेस एंड लेस शार्प, पहले जितनी शार्प रहेगी नहीं। एंड व्हेन द सोर्स इज ब्रॉट टू क्लोज फॉर दिस कंडीशन टू बी वैलिड, ये कंडीशन वैलिड रह सके, उससे भी ज़्यादा हम नज़दीक लेके आए तो क्या होगा? द फ्रिंजेस डिसअपियर। जो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज आपको अलग अलग सेपरेट मिल रही थी वो अभी डिसअपियर हो जाएगी। टिल दिस हैपन द फ्रिंज सेपरेशन रिमेन्स फिक्स्ड, तब भी फ्रिंज सेपरेशन है वो फिक्स रहेगा। ओके, अब एक और है, द सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट प्लेन। तो सिंपल ये एक ही बात हो गई, सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स आप इंक्रीज कर रहे हो, सॉरी ये है ई, द विड्थ ऑफ द सोर्स स्लिट इज इंक्रीज्ड, विड्थ ऑफ सोर्स स्लिट इज इंक्रीज्ड मतलब ये आपने इंक्रीज किया स्मॉल एस। अब ये कैपिटल एस डिक्रीज करो या स्मॉल एस इंक्रीज करो, एक ही बात हुई, तब भी आपको सेम आंसर लिखना है। ठीक है, द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अ सोर्स ऑफ वाइट लाइट। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक मतलब जिसके अंदर एक ही टाइप की वेवलेंथ थी, ऐसा सोर्स था। अभी वाइट लाइट है तो सभी कलर्स वाली लाइट का मिक्सचर होगा। द इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू डिफरेंट कंपोनेंट कलर ऑफ वाइट लाइट ओवरलैप। ठीक है, द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस फॉर डिफरेंट कलर्स आर एट द सेम पोजिशन, देयरफॉर द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज वाइट। तब आपको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या मिलेगी? वाइट। क्यों? क्योंकि कोई भी कलर है उनके लिए सेंट्रल ब्राइट में पाथ डिफरेंस होगा 0। ठीक है, तो सेंट्रल ब्राइट जो है वो आपको वाइट दिखेगी। ठीक है, बाकी की क्या इफेक्ट आएगी? तो अब वो डिपेंड करेगा कलर्स पे। इसलिए देखो टेक्स्ट बुक में लिखा है देयरफॉर फॉर अ पॉइंट P
फॉर विच, देखो एक ऐसा पॉइंट P जहाँ पे S2P माइनस S1P इक्वल टू लैम्बडा बी डिवाइड बाई 2 हो रहा है। लैम्बडा बी मतलब ब्लू लाइट की वेवलेंथ, represents the wavelength of blue color. The blue color component will be absent and the fringe will appear red in color. तो अगर जहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है वहाँ पे ब्लू कलर है वो एब्सेंट होगा और आपको जो फ्रिंज नजर आएगी वो रेडिश कलर की नजर आएगी। ओके, सेम वे अगर कहीं पे कोई एक पॉइंट है Q जहाँ पे पाथ डिफरेंस हो रहा है लैम्बडा बी, मतलब लैम्बडा आर डिवाइड बाई Q2, क्योंकि लैम्बडा बी क्या है, अप्रोक्सीमेट 4000 एंगस्ट्रॉम है और रेड के लिए अप्रोक्सीमेट 8000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे क्या होगा, रेड कलर की जो लाइट है वो कैंसिल आउट होगी और आपको ब्लू कलर का फ्रिंग नजर आएगा। दस द फ्रिंग क्लोजेस्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल वाइट फ्रिंग इज रेड and the farthest will appear blue। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर। पाथ डिफरेंस लैम्बडा बी बाई 2 था तब आपको कौन सा मिल रहा था, रेड, और पाथ डिफरेंस लैम्बडा बी मिला तब कौन सा मिला आपको, कलर ब्लू। तो इसका मतलब जो नज़दीक है वो कौन सी नज़र आएगी, रेड, और जो दूर है वो कौन सी नज़र आएगी, ब्लू। ठीक है, तो अभी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से पढ़ लेना, अगर कहीं पे डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल 10.5 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 10.5 में देखो, इन एग्जाम्पल 10.3 व्हाट शुड द विड्थ ऑफ ईच स्लिट बी टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमा ऑफ द डबल स्लिट पैटर्न विद इन द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द सिंगल स्लिट पैटर्न। तो मैं सपोज यहाँ पे सिंगल स्लिट पैटर्न के लिए सबसे पहले बात कर लूँ। चलो सिंगल स्लिट पैटर्न मतलब यहाँ पे हम डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या था, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा वो था 2 लैम्बडा डिवाइड बाई स्मॉल ए। ये सिंगल स्लिट पैटर्न की बात है। अभी हम बात करेंगे डबल स्लिट। डबल स्लिट पैटर्न के हमें क्या चाहिए, देखो 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट पैटर्न। तो उसमें पाथ डिफरेंस क्या था, d इंटू साइन थीटा, या तो d इंटू थीटा लिख दो, वो n लैम्बडा था और n इक्वल टू अभी हमें क्या लिखना पड़ेगा, 10। तो 10 लैम्बडा डिवाइड बाई स्मॉल d। यहाँ पे थीटा इक्वल टू हमें क्या मिला था, 2 लैम्बडा बाई a। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करा दो, इक्वलाइजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो 2 लैम्बडा डिवाइड बाई स्मॉल a इक्वल टू आपको मिलेगा 10 लैम्बडा डिवाइड बाई स्मॉल d। अब यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, देखो लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, 2 5 जार 10। आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे देखो क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट। तो a पूछा है, तो a इक्वल टू क्या बन जाएगा, d बाई 5। अब d की वैल्यू आपको एग्जाम्पल 10.3 में दी हुई थी, 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइड बाई क्या कर दोगे, 5। आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। एग्जाम्पल 10.7 देखो, फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन व्हेन द अपर्चर इज 3 mm वाइड एंड द वेवलेंथ इज, अपर्चर इज 3 mm और वेवलेंथ आपको दी है 500 नैनोमीटर। एकदम सिंपल है, जेड एफ इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्बडा। ए की वैल्यू यहाँ पे है, लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे है, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू रखो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स का सॉल्यूशन देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।